Hello students, we are again back with our next questions of for the NEET exam. Now in this video we are going to do with the questions of physics. हाँ जी, जो भी बच्चे नीट की प्रेपरेशन करना चाहते हैं कम एंड ज्वाइन अस एजुकेशन हब एमबीए इंस्टीट्यूट। आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 9463079680। हम इसमें नीट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड बायो के विद एक्सप्लेनेशन, ताकि जो कोई क्वेश्चन अगर इन केस आपको पेपर में कोई ट्विस्टेड भी आ जाता है आप उसको इजीली सॉल्व कर सको। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं हम। हाँ जी बेटा, जो भी बच्चे नीट एग्ज़ाम को बहुत जेन्युइन फीस में जस्ट 45 डेज में क्रैक करना चाहते हैं, जस्ट कम एंड ज्वाइन एजुकेशन हब एमबीए इंस्टीट्यूट। आई एम अगेन रिपीटिंग द कॉन्टैक्ट नंबर 9463079680। We are doing our next question. If the distance between the conduction band and the valence band is 1 electron volt, then this combination is। हाँ जी, कोई भी हम अगर सब्सटेंस की बात करते हैं तो उसमें बेसिकली दो तरह के बैंड्स होते हैं, कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड। कंडक्शन जो बैलेंस बैंड है वो नीचे होता है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट पे। जो कंडक्शन बैंड है वो उसके अबव लाई करता है। तो मतलब बेसिकली कंडक्शन तब होती है जब बैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएंगे। अब इन द केस ऑफ कंडक्टर्स, जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है वो आपस में ओवरलैप करते हैं। दैट मीन्स क्या है, जो जितने जितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं उतने उसमें जंप कर गए। दैट मीन्स वो क्या है, कंडक्ट करता है। इंसुलेटर्स में क्या है, जो इनके बीच में गैप होता है दैट इज़ टू लार्ज, इतना मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट हैं, बैलेंस बैंड में प्रेजेंट हैं, वो वहाँ पे जंप नहीं कर पाते। ठीक है, अब इन्होंने हमें क्या कंडीशन दी है कि जो ये गैप है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। दैट मीन्स गैप तो है बट कम है। अगर हम उस चीज़ को हीट करेंगे, सब्सटेंस को हीट करेंगे, तो हीट करने पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि दीज आर द सेमी कंडक्टर्स। सेमी मतलब हाफ कंडक्टर्स, मतलब वैसे तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे, लेकिन जब उसको हम हीट करेंगे देन दीज बिहेव एज अ कंडक्टर्स। ठीक है, सो इट्स आंसर इज सेमी कंडक्टर्स। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिलेशनशिप बिटवीन Faraday's कांस्टेंट, केमिकल इक्विवेलेंट एंड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। हाँ जी, हमने रिलेशन बताना है Faraday's कांस्टेंट में, केमिकल इक्विवेलेंट में एंड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट में। हाँ जी बेटा, इसका डायरेक्ट रिलेशन है F=E/Z। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपके पास। अगर बेटा किसी भी बच्चे को नहीं पता चलता कि ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है, तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो एट एनी टाइम, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट, अज्यूमिंग द अर्थ टू बी अ स्फीयर ऑफ अ यूनिफॉर्म डेंसिटी, which is what is the value of gravitational acceleration in a mine 100 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस। कहते हमने मान लिया कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल शेप की है, ठीक है, जिसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन अ माइन। एक माइन में हमने बताना है कि उसकी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो कितनी होगी। माइन कहाँ होगी, अर्थ सरफेस के नीचे, खोदते हैं ना माइंस को, तो इसीलिए अर्थ सरफेस के नीचे होगी। तो आर की वैल्यू आपको गिवन है। हाँ जी बेटा, तो दैट मीन्स क्या है, अर्थ सरफेस पे अगर हम जी मान रहे हैं, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आ गया, G'=G1 - H/R E। ठीक है, RE मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, H इज़ द हाइट। हाइट इन्होंने बोली है कि 100 किलोमीटर डेप्थ है, बट जो हमारे पास बेसिकली जो डिस्टेंस है ये भी किलोमीटर्स में है, बट जो आंसर है अगर आप देखो वो किस में है, मीटर्स में है। ठीक है, तो हम दोनों जो यूनिट्स हैं, हाइट को भी और आर को भी, हमने क्या है मीटर्स में चेंज कर लेना है। स्मॉल जी की वैल्यू हमें पता है 9.8 होती है, तो 1 माइनस हाइट 100 थी तो क्या बन गई, उसको जब हम मीटर्स में चेंज करेंगे 10⁵ जो रेडियस था वो कितना था, 6400, तो उसको भी कन्वर्ट करके 64 × 10⁵. अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा दैट इज़
9.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सब्सटेंस reduces to 1/16 of its original mass in 2 hours. The half life period of the substance will be। कहते कि 2 घंटे में कोई भी सब्सटेंस है वो उसका ओरिजिनल मास से 1/16 रह गया। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसको रख दिया 2 घंटे में, वो 1/16 रह गया, तो आपने उसका हाफ लाइफ पीरियड निकालना है। हाँ जी, इसका फॉर्मूला आई थिंक हमने प्रीवियस वीडियोज़ में भी किया है। इसका फॉर्मूला होता है n=n0 1/2 रेज़ टू पावर n। ठीक है, n0 क्या है? नंबर ऑफ एटम्स इन अ सब्सटेंस। तो n क्या है हमारे पास? जो लेफ़्ट ओवर है nth लाइफ पीरियड में, इन्होंने हाफ लाइफ पीरियड बोला है, तो nth टाइम में वो कितनी लेफ़्ट ओवर है। ठीक है, तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द सब्सटेंस निकालनी है कि कितनी होगी। हाँ जी, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आपको? हाँ जी, इन्होंने बोला है कि जो मास है 2 घंटे के बाद कितना रह गया, n0, मतलब इनिशियली उसका कितना था, n0 था। n0 हम इनिशियल लेके चलते हैं। 2 आवर्स के बाद वो रेडिएट हो गया, कितना रह गया? जितना इनिशियल था उसका 1/16, मतलब n की वैल्यू क्या आ गई, n0/16 इज इक्वल्स टू n0 1/2 रेज टू पावर n। अगर आप इससे कैलकुलेट करोगे n की वैल्यू, तो वो आपके पास क्या आ गई, 4। ठीक है, तो n की वैल्यू 4 आ गई हमारे पास। तो इन्होंने क्या बोला है नेक्स्ट इसमें, कि इन्होंने कहा है कि 2 आवर्स में रेडिएट हुआ है। ठीक है, जो उसकी रेडिएशन हुई है, जो हाफ लाइफ पीरियड है, हमने 2 आवर्स के बाद कैलकुलेट करना है उसका। तो उसका हाफ लाइफ पीरियड क्या हो गया? n की वैल्यू तो हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है, तो n क्या है हमारे पास, हाफ लाइफ्स आ गई। दैट मीन्स हमारे पास जो हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करना है हमने, तो वो क्या आ गया, 2 आवर्स था, 2 आवर्स को हमने क्या किया, मिनट्स में चेंज कर लिया, डिवाइड बाय 4। दैट मीन्स 30 मिनट्स क्या आ गई उसकी हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, हाँ जी बेटा, आई एम अगेन सेइंग, जिस भी बच्चे को कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता, कभी भी आप मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। Block of mass 60 kg just slides over a horizontal distance of 0.9 meter. If the coefficient of friction between their surface is 0.15, the work done against the friction। हाँ जी, पहले तो क्वेश्चन समझेंगे कि क्या है। कहते एक ब्लॉक है जिसका मास 60 kg है, वो एक स्लाइड कर रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे स्लाइड कर रहा है। जैसे मेकिंग द डायग्राम, ये कोई भी हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पे कोई बॉक्स पड़ा है, ये यहाँ पे स्लाइड कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या बताना है इसमें, इफ़ द कोफिशेंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन देयर सरफेसिस इज़ 0.15। अगर जो कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या है, 0.15 है, हमने वर्क डन फाइंड आउट करना है। अगर कोई भी बॉक्स है, ठीक है, उसके ऊपर कौन सी फोर्स लगती होती है? एक तो नॉर्मल रिएक्शन, क्यों? क्योंकि उसका वेट डाउनवर्ड्स है, तो उसको बैलेंस करने के लिए। एक आप इस पे फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, कोई भी फोर्स लगा रहे हो, उसके अगेंस्ट क्या होगी, फोर्स ऑफ अ फ्रिक्शन होगी। ठीक है, तो वर्क कब होता है साइंस की लैंग्वेज में? अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दिस इज़ नॉट द वर्क। अकॉर्डिंग टू साइंस, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो, देन इट विल गेट डिस्प्लेसिस। या फोर्स लगाने पे जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है, देन दैट इज़ अ वर्क। सो वर्क इज इक्वल्स टू, वर्क क्या हो गया हमारे पास, एफ इंटू डिस्टेंस। एफ इंटू डिस्टेंस, तो एफ क्या होता है हमारे पास, कोफिशेंट म्यू आर। ठीक है, अभी हमने डायग्राम की थी, जो आर है वो एम जी को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो इसमें एफ की वैल्यू क्या आ गई? हाँ जी बेटा, इसमें जो एफ़ की वैल्यू है क्या आ गई, इसको कैलकुलेट करो जल्दी से आप। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस अगैन। हाँ जी बेटा, तो इसमें जो एफ़ की वैल्यू है वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? एफ़ जो हमारे पास फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था हमारे पास, आर इज़ इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई, क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, म्यू इंटू एम जी। ठीक है, क्योंकि मेरे पास फोर्स क्या थी, म्यू आर थी, मैंने आर की वैल्यू एम जी यहाँ पे पुट कर ली,
तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू ये आ गई सारी, साथ में क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट एस। सारे फैक्टर्स हैं आपके पास, इसको पुट करो, क्योंकि म्यू की वैल्यू आपके लिए 0.15, एम की वैल्यू 60, जी की वैल्यू 9.8, एस की वैल्यू 0.9। पुट दीज वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर ए। हाँ जी, नेक्स्ट, the mass of the two substances are 25 grams and 89 grams respectively. If their kinetic energies are same, then the ratio of their momentums is। हाँ जी बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। मोमेंटम्स की रेशो निकालनी है, वो तो वैसे भी आपको फॉर्मूला पता ही होता है। कहते कि दो सब्सटेंसेस हैं, उनका मास क्या है हमारे पास, 25 kg एंड 89। इफ़ देयर किनेटिक एनर्जीज आर सेम, दोनों की किनेटिक एनर्जी सेम है, ठीक है, तो हमने उनकी रेशोज निकालनी है। वैसे तो अगर पता हो, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी, मास इनटू वेलोसिटी, बट इन्होंने अब हमें किनेटिक एनर्जी से रिलेट करके बता दिया, ठीक है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता है तो ठीक है, जिसको नहीं पता वो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दे। मैं डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल, P इज इक्वल्स टू रूट एम के, ठीक है। ऐसे P1 निकाल लो, ऐसे P2 निकाल लो, किनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, उसको ऐसे ही रखना है, उसकी वैल्यू पुट नहीं करनी, जस्ट मास की वैल्यू पुट करनी है। 2 × 25 के, और दूसरे में क्या आ जाएगा, 2 × 81 के, ठीक है। दोनों की रेशो ले लो डिवाइड करके, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5/9। दिस इज योर आंसर, 5:9, दैट इज सी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ द वेव इन अ मीडियम इज 650 मीटर पर सेकेंड। If 4000 waves are passing through a point in a medium is 1.76 minutes, then its wavelength will be। कहते जो स्पीड है, स्पीड ऑफ द वेव किसी भी मीडियम में जो स्पीड ऑफ वेव है दैट इज़ 650 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर मान लो कि कहते 1.67 मिनट्स में 4000 वेव्स पास कर रही हैं किसी भी पॉइंट से, तो आपने उसकी वेवलेंथ निकालनी है। 9th क्लास में आपने रिलेशन किया है, वैसे सिंपल सा आपने ये डिस्टेंस वगैरह का फॉर्मूला पहले ही किया हुआ है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो जो हम इसमें करते हैं अपना जो वेव्स का कंसेप्ट है, इसमें हम जो लेके चलते हैं वो क्या होता है, डिस्टेंस हम मानते हैं वेवलेंथ, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। अगर मैं इसको लिख लूँ V/T, सॉरी, तो क्या बन गया, वेवलेंथ इज इक्वल्स टू V/F, ठीक है, क्योंकि 1/T इज इक्वल्स टू F होता है। नाउ हमारे पास जो टाइम गिवन है, टाइम क्या है हमारे पास, 1.67, दिस वन, ठीक है। और इन्होंने क्या मतलब, इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितने सेकंड्स बन जाएंगे, 100 सेकंड्स। तो हमने क्या निकालना है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव निकालनी है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी क्या होती है, 1 सेकंड में हाँ कितनी वेव्स फॉर्म हो रही हैं, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, हमें क्या क्वेश्चन किया है कि 4000 वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं 1.7 मिनट्स में। हमने तो सेकंड्स में निकालना है, 1 सेकंड में कितनी वेव्स फॉर्म हो रही हैं, तो नंबर ऑफ वेव्स क्या आ गया, 4000 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। दैट मीन्स क्या हो गया, जो 40 वेव्स हैं वो पर सेकंड फॉर्म हो रही हैं। उसके बाद हमने निकालना क्या है, उसकी वेवलेंथ, तो वेवलेंथ क्या आ गई हमारे पास, अपॉन एन, ठीक है, दैट इज़ 650/40। इसको सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा B 16.25, ठीक है। स्पीड अपॉन अपने पास क्या था, एन था, ठीक है, वो उसको क्योंकि वेलोसिटी अपॉन फ्रिक्वेंसी इज़ द फॉर्मूला फॉर दैट, ठीक है, वेवलेंथ का, तो उसमें से उससे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट, बर्नौलीज थ्योरम इज़ बेस्ड अपॉन। हाँ जी, पहली बात तो बर्नौलीज थ्योरम है क्या, क्या स्टेट करती है, अगर आपको डेफिनेशन पता हो, इसकी फुल फ्लेज डेफिनेशन ये है, बर्नौलीज थ्योरम स्टेट्स दैट व्हेन एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड फ्लो इन अ streamlined motion from one place to another, then at every point in its path the total energy per unit volume is constant। डेफिनेशन समझ में आ गया ना, क्या था कि अगर कोई भी नॉन विस्कस लिक्विड है, नॉन विस्कस मतलब वो ज़्यादा गाढ़ा नहीं है,
विस्कोसिटी उसकी कम है। नॉन विस्कस नॉन कंप्रेसिबल जो लिक्विड है अगर वो फ्लो करता है स्टिमलाइंड शेप में, स्टिमलाइंड मोशन में, तो उसकी जो होल ऑफ द एनर्जी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी से मिल गया कि जो बर्नौलीज थ्योरम है दैट इज़ बेस्ड अपॉन द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी, दैट इज़ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a smooth inclined plane of length L having inclination theta with the horizontal is inside a lift which is moving down with a retardation A। ठीक है, the time taken by a body to slide down the inclination plane from rest will be, कहते कोई भी एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है जिसकी लेंथ एल है, हैविंग इंक्लिनेशन थीटा, उसका एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है, विद द हॉरिजॉन्टल इज इनसाइड अ लिफ्ट, वो एक लिफ्ट में है। ठीक है, लिफ्ट क्या है, नीचे को आ रही है, जिस पे जो रिटार्डेशन लग रही है वो ए है। तो हमने टाइम पीरियड बताना है, ठीक है, इंक्लिनेशन का। पहली बात तो ये डायग्राम कैसी है, कहते जैसे ये है, ये इस पे स्लाइड कर रहा है, आपको पता है वेट तो डाउनवर्ड्स ही होता है। ठीक है, दो फैक्टर्स में डिवाइड हो जाएगा, साइन थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो इस पे क्या है, रिटार्डेशन लग रही है ए। ठीक है, दिस इज़ अ डायग्राम। अब हमने क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, अगर आपने इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है बाय अ बॉडी टू स्लाइड्स डाउन, कितना टाइम लेगी वो स्लाइड डाउन करने के लिए। सिंपल सी इक्वेशन यूज़ कर लो, जस्ट S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। डिस्टेंस क्या है, सारा डिस्टेंस जो उसने कवर करना है हमने क्या मान लिया, दैट इज़ L। ठीक है, U उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0। ठीक है, अब देखो उसमें क्या होगा, जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, उसको रिटार्डेशन का मतलब होता है रुकना, रिटार्ड करना, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, ग्रेविटी भी उसको नीचे लेके आ रही है। ठीक है, उसने एट द एंड जाके रुकना भी है, तो तो ओवरऑल जो वैल्यू आ गई ग्रेविटी प्लस एक्सेलरेशन होती है, तो ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ एक्स, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, बट ये हमारे पास क्या है, रिटार्डेशन है, उसकी स्पीड को कम कर रही है, तो ये क्या बन जाएगा, जी माइनस ए। ठीक है, तो कौन से फैक्टर में जा रही है, साइन ऑफ थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू टी स्केयर। तो इसमें से आप टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी, आई थिंक बी, 2L अपॉन जी माइनस ए साइन ऑफ थीटा। उसको सॉल्व करके आ जाएगा बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्लॉक मूविंग अप at theta is equals to 30 degree with a velocity 5 meter per second stops after 0.5 seconds। ठीक है, what will be the value of friction। हाँ जी, कहते हमारे पास एक ब्लॉक है, वो थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, और मतलब इंक्लिनेशन है सेम, और उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड है, वो क्या है 0.5 सेकेंड्स के बाद रुक जाता है। ठीक है, तो आपने क्या बतानी है, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बतानी है कि कितनी होगी। हाँ जी, तो इसका भी एक फार्मूला होता है बेटा, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर रही हूँ इसमें भी। अगर किसी भी बच्चे को, अगेन सेइंग, अगर किसी भी बच्चे को किसी भी टाइम कोई भी प्रॉब्लम आती है इनको सॉल्व करने में, आप मेरे से कभी भी इसका जो सल्यूशन है वो पूछ सकते हो, मैं ईज़िली आपको बता दूँगी। मैं इसका डायरेक्ट रिलेशन यूज़ कर रही हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसका रिलेशन होता है एम जी साइन ऑफ थीटा प्लस म्यू के एम जी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, एम से एम कैंसिल हो गया सभी में, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू जी साइन ऑफ, कितना एंगल दिया है 30 डिग्री, यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे भी 30 पुट कर दो। ठीक है, तो आपके पास जी का एक रिलेशन आ जाएगा, क्या बन जाएगा, साइन 30 क्या होता है 1/2 प्लस म्यू √3/2, क्योंकि cos 30 √3/2 होता है। ठीक है, ये एक आपके पास ए की वैल्यू आ गई।
उसके बाद आपने क्या करना है, हमने फाइंड आउट क्या करना है इसमें, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कि कितनी होगी, म्यू की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हम इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसके बाद वो जाके 0.5 सेकंड्स पे वो रुक जाएगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। अगर आप देखो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है उसमें म्यू आ रहा है, म्यू क्या है, फ्रिक्शन है। अगर हम कोई ऐसा रिलेशन, बाकी रिलेशन ढूंढ लें जिससे ये म्यू की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए, तो इसका रिलेशन क्या होता है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v की वैल्यू हमें पता है कि रुकेगी एंड में जाके। इनिशियली हमारे पास कितनी है 5, तो रोक रही है, जो वो फोर्स उस पर लग रही है वो उसको रोकेगी। ठीक है, अभी जो एक्सेलरेशन थी वो हमने अभी कैलकुलेट की है जस्ट, हमें पता है कि रोकेगी, दैट मीन्स दैट इज़ अ रिटार्डेशन। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, नेगेटिव साइन है। तो वैल्यू क्या थी, g/2 1 प्लस μ√3। ठीक है, तो हमारे पास जो t की वैल्यू है दैट इज़ 1/2। अगर आप g की वैल्यू इसमें 10 पुट करके इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास म्यू की वैल्यू 0.6 आ जाएगी। दिस इज़ अ वैल्यू ऑफ, ठीक है, 0.6। दैट मीन्स ए इज़ योर आंसर। अगर नहीं सोल्यूशन का पता चलता कभी भी मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हो। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। A planet of mass m moves around the sun of mass m in elliptical orbital. The maximum and minimum distance of the planet from the sun are r1 and r2 respectively. The time period of the planet is proportional to, हाँ जी, कैप्लर्स लॉ आई थिंक सभी ने किए हैं। पहली बात तो हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। प्लैनेट कहते हैं, एक प्लैनेट है उसका मास m है, जो सन के अराउंड, सन का मास इन्होंने कैपिटल M दिया हुआ है, उसके अराउंड वो रिवॉल्व कर रहा है। द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, हाँ जी, जो मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस है सन के अराउंड उसका इन्होंने r1 और r2 बता दिया। तो आपने टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट है जो वो फाइंड आउट करना है कि मतलब टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट इज़ प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल है, एग्जैक्टली नहीं बताना, जस्ट किसके प्रोपोर्शनल है ये बताना है। हाँ जी, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस, मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस बताया है। ठीक है, तो हम इनको, इन टर्म्स को बोलते क्या हैं, जब मतलब जो क्लोजेस्ट अप्रोच होती है, मिनिमम डिस्टेंस जहाँ तक आप इजीली पहुँच सकते हो उसको बोलते हैं पेरीसेंटर। ठीक है, तो और जो दूर होता है उसको बोलते हो आप एपोसेंटर। तो उसी के बेसिस पे जो उनके सेमी मेजर एक्सिस के फॉर्मूले आते हैं हम वो फॉर्मूले कर लेते हैं पहले। तो पहले हम करेंगे फॉर्मूला पेरी सेंटर का। पेरी सेंटर होता है क्लोजेस्ट अप्रोच, तो उसका फॉर्मूला होता है 1 - e/a। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास एपोसेंटर जो दूर होता है, उसका फॉर्मूला 1 + e/a। ए क्या है हमारे पास, सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, तो उसके बाद हम इसके ऊपर कंडीशंस अप्लाई करेंगे। इन्होंने क्या कहा है कि जो क्लोज है दैट इज़ r1, जो दूर है दैट इज़ r2। इन दोनों को सॉल्व कर लो। सॉल्व का मतलब इन दोनों को ऐड कर दो। जब ऐड करने के बाद अपने पास a की वैल्यू आएगी दैट इज़ r1 + r2/2। ठीक है, उसके बाद बेटा ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। a क्या था हमारे पास, सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, उसके बाद अगर आपने केपलर्स लॉ रीड किए होंगे तो उस केपलर्स लॉ में क्या है, जो थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ क्या कहता है प्लानिटरी मोशन का, द स्क्वायर ऑफ अ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, मतलब क्या है हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया इसका, t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a³। देखो क्वेश्चन देखो, अब हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना था, सेमी मेजर एक्सिस हमारे पास है, तो दैट मीन्स a की वैल्यू इसमें पुट कर दो। अगर आप इसमें a की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करके, हाँ जी बेटा, t = a⁻³ ठीक है, अगर हम इसको इक्वालिटी कर दें तो दैट मीन्स a की वैल्यू पुट कर दो, क्या आ गया, सॉरी इसमें प्रोपोर्शनल का साइन आएगा r1 r2/2 3/2।
ठीक है, तो ये आ गया। अगर इनमें हम क्या करेंगे, अगर इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो हमारे पास क्या आ गया, T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 प्लस R2 रेज टू पावर 3/2। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, हाँ जी, हम इस वे से ईज़िली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, if W be the work done when the bubble of the volume V is formed from the given solution, how much work is required to done to form a bubble of volume 2V? कहते हम अगर कोई भी वॉल्यूम V का बबल बनाने के लिए W वर्क कर रहे हैं तो 2V वॉल्यूम का बबल बनाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। अगेन बेटा बबल की बात हो रही है तो हमने एक वीडियो में किया था कि जो बबल बनता है किसी भी चीज़ का, मतलब सोप सोल्यूशन का लगा लो या किसी का भी, तो वो किसके कारण बनता है, सरफेस टेंशन के कारण। अगर वहाँ पे सरफेस टेंशन अवेलेबल है तो बबल फॉर्मेशन हो जाता है। तो उससे क्या होगा, जब सरफेस में टेंशन क्रिएट होगी, मतलब स्ट्रेस क्रिएट होगा, तो उसके कारण जो सरफेस एरिया है वो चेंज हो जाएगा उसका। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या हो गया, इस टाइम पे वर्क क्या हो गया बबल के केस में, W इज इक्वल्स टू टेंशन, टेंशन एक तरह की फोर्स ही है, तो उसके कारण क्या चेंज हो गया, उसका एरिया, डिस्टेंस। वैसे फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू एफ इंटू डिस्टेंस, तो एफ यहाँ पे क्या होगी, टेंशन, डिस्टेंस क्या हो गया, एरिया में चेंज। ठीक है, अब बबल है, बबल की शेप होती है सफ़ियर, सफ़ियर का एरिया होता है दैट इज़ 4πr²। चेंज, इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो 8πr। ठीक है, तो हम इसको क्या है, इसके साथ लेके चलेंगे तो इसका मतलब जो हमारे पास W का फॉर्मूला आ गया दैट इज़ T इंटू 8πr। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, वॉल्यूम। तो इन्होंने क्या बोला है कि वॉल्यूम हमने वॉल्यूम चेंज करना है उसका। पहले V था, फिर उसके बाद क्या कर दिया हमने, 2V कर दिया। तो उसके बेसिस पे अगर हम देखें, जो हमारे पास वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला होता है सफ़ियर का 4/3πr³। तो इसमें से R की वैल्यू निकाल लो, 3V/4π⁻⁴ ठीक है, जो हमने वर्क का फॉर्मूला किया था उसमें ये वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो वर्क के फॉर्मूले से वर्क इज इक्वल इस क्या प्रपोर्शन, बाकी तो सारी टर्म्स कांस्टेंट आएंगी, अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे ना अपनी नोटबुक पे, बाकी सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट आएंगी, जस्ट जो आपके पास रह जाएगा ये वाला रह जाएगा। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जैसे दो बबल्स फॉर्म करने हैं तो उसमें ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। ठीक है, जो W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V⁻²2/3। अब जो एक बबल है उसका वॉल्यूम V है, दूसरे का क्या है, 2V है। तो हमने दूसरे के लिए वर्क निकालना है, पहले वाले का तो हमें पता ही है, ठीक है, कि कितना है। तो पहले जब वी वॉल्यूम है तो सेम वर्क रह जाएगा। अगर V2 मतलब 2V बोला है उन्होंने कि यहाँ पे 2V वैल्यू पुट करो, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास जैसे ये टर्म आ गई, इस टर्म को और इस टर्म को दोनों को डिवाइड कर दो। जब इनको डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या रह गया फॉर्मूला, वैल्यू 4⁻⁴ ठीक है, तो जो पहले वाला जो वर्क था उसका 4/1 टाइम्स हो जाएगा दूसरे वाला वर्क। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो हमारे पास आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, two springs of spring constant 1500 Newton per meter and 300 Newton per meter रिस्पेक्टिवली आर स्ट्रेच्ड विद द सेम फोर्स। हमारे पास दो स्प्रिंग है, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट है 1500 न्यूटन पर मीटर एंड दूसरे का है 300 न्यूटन पर मीटर। उनको दोनों को सेम फोर्स से स्ट्रेच किया गया है। दे विल हैव द पोटेंशियल एनर्जीज इन द रेशो। तो हमने क्या है, इसकी पोटेंशियल एनर्जीज की रेशो निकालनी है। हाँ जी, ये भी जो भी मतलब इस टॉपिक में क्वेश्चंस है ना, मैक्सिमम सारे फार्मूलाज बेस्ड हैं और ये फार्मूलाज आपको आने चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, आप कितना काम कर सकते हो। तो ये क्या आ गया हमारे पास, mx², सॉरी मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया, U इज इक्वल्स टू W
0 to x, वर्क क्या है यहाँ हमारे पास, m ओमेगा स्क्वायर x dx, ठीक है। हाँ जी, ये चीज़ समझ गए आप। ओमेगा क्या है, इसमें एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, एक्स क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट है, एम इज़ द मास। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स मास को तो वैसे ही रख लिया, अब इसमें स्ट्रेचिंग आ रही है, स्ट्रेच हो रही है कोई चीज़, ठीक है। तो स्ट्रेचिंग के लिए जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है दैट इज़ ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो उससे ही ये फॉर्मूला जनरेट हुआ है। हाँ जी, तो इसके बाद इसकी क्या करनी है हमें, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, दैट मीन्स दीज टू टर्म्स एम ओमेगा स्क्वायर इज अ कांस्टेंट। तो हमने जो सिर्फ इंटीग्रेशन करनी है वो किसकी करनी है, एक्स की। तो क्या बन गया, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2। सिंपल मैथमेटिक्स है बेटा। तो जो इसमें एम ओमेगा स्क्वायर है दिस इज के एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही u1 निकाल लो, u2 निकाल दो, दोनों को डिवाइड कर दो तो हमारे पास रेशो आ जाएगी 1:2। समझ गए। कोई भी डाउट होगा अगेन आप कभी भी मेरे से पूछ सकते हो, नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम एनर्जी in the thermal radiation from a heat source occurs at a wavelength of 11 into 10 raised to power minus 5 centimeter. According to the Wien displacement law, the temperature of this source will be n times the temperature of another source for which the wavelength at the maximum energy is 5.5 in 10 raised to power minus 5 centimeter. Then the value of n. हाँ जी, क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम एनर्जी इन द थर्मल रेडिएशन फ्रॉम द हीट सोर्स। हाँ जी, आपको वेवलेंथ दी हुई है, ठीक है। कहते कि जो मतलब क्या है, जो मैक्सिमम एनर्जी जो थर्मल रेडिएशंस हो रही हैं किसी भी हीट सोर्स के से मतलब क्या है, वो मैक्सिमम कब है, जब उसकी वेवलेंथ क्या है 11 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 सेंटीमीटर है। अब आपने क्या है, ये देखो दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्होंने पहले ही बोल दिया कि वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ के अकॉर्डिंगली आपने सॉल्व करना है। द टेम्परेचर ऑफ दिस सोर्स विल बी n टाइम्स द टेम्परेचर ऑफ अनदर सोर्स फॉर विच वेवलेंथ एट मैक्सिमम। हाँ जी, तो जो कहते हैं कि लॉ के अकॉर्डिंग, तो इस सोर्स के लिए जो इसका टेम्परेचर है वो n टाइम्स है किसी और वेवलेंथ के सोर्स के लिए जिसकी मैक्सिमम एनर्जी 5.5 इन 10 रेज टू पावर माइनस 5 सेंटीमीटर है। तो आपने वैल्यू ऑफ n निकालनी है। हाँ जी, इजी है। वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ अगर आपको पता है तो उसका डायरेक्ट एक रिलेशन होता है, तो वो क्या कहता है, लैम्डा एम टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, बस ये फॉलो करना है हमने, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, वे हमेशा फिक्स रहेगी इनकी वैल्यू। तो हमारे पास क्या है, दो वेवलेंथ्स दी हुई हैं, λ1 T1 λ2 D2, दोनों को बराबर रख दो क्योंकि दोनों कांस्टेंट ही है ना, दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा किसी भी वेवलेंथ के लिए। λ1 पता है, λ2 पता है। हाँ जी, अब T1 और T2 कैसे निकालना है, दैट मीन्स अब हमें क्या दिया हुआ है, इन्होंने कहा है कि जो टेम्परेचर है दैट इज़ एन, जो फर्स्ट वेव का जो टेम्परेचर है वो दूसरी वेव से n टाइम्स है, ठीक है। उस चीज़ को यूज़ कर लो। मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी किया, λ1 T1 इज इक्वल्स टू λ2 T2। λ1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 11 10 रेज टू पावर माइनस 5। T1 क्या है, इन्होंने बोला T1 है जो n टाइम्स T2 है, तो यहाँ पे n T2 पुट करो, बस इससे आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 1/2। सॉल्व करके देख लो, नहीं होता तो मैं करवा दूँ। हाँ जी, नेक्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ। हाँ जी बेटा, जो एक्सरे होती है वो उसकी इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्योंकि जो एक्सरेज होती हैं वो मतलब उसमें क्या होता है बेसिकली, क्या फिनोमिना उसमें काम करता है भी, जैसे कोई भी फास्ट मूविंग कोई कैथोड रे है वो किसी भी मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, ठीक है। उस मेटल सरफेस है उसका जो वेट वगैरह वो ज़्यादा है, अगर उस पर स्ट्राइक करेगी तो वो एक्सरेज प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो वो एक्सरेज किस क्वांटिटी किस क्वालिटी की होंगी वो किस पे डिपेंड करेगा, इस पार्ट से आपको समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन से ही भी एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं। जब कोई भी कैथोड रेज
ठीक है, फास्टली स्ट्राइक करेंगी। तो कैथोड रेज आर मेड अप, कैथोड रेज आर द नेगेटिव रेज, ठीक है, कैथोड नेगेटिव होता है, दैट मीन्स देज आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो दैट मीन्स क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्ट्राइक करेंगे उतनी एक्स रेज क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। हाँ जी बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे। तो इसका आंसर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता, कभी भी मैसेज कर सकते हो। नीट का एग्ज़ाम करना है, जल्दी से जल्दी हमें ज्वाइन कीजिए। आई एम अगेन रिपीटिंग आवर कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 9463079680। जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, लिमिटेड सीट्स हैं, जल्दी से हमारी प्रॉपर वे से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के हम प्रॉपर वे से क्वेश्चंस कर रहे हैं विद थ्योरी एक्सप्लेनेशन। हाँ जी, आप वीडियोस देखते हो, आपको प्रॉपर से पता चल ही जाता होगा, प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड है। स्टिल आपको कुछ नहीं समझ लगता, आप कभी भी मैसेज कर सकते हो। थैंक यू, थैंक यू सो मच।